मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं का की के में पर से वाले विभक्ति के बाद आने वाले संज्ञा जो कर्ता के रूप में वर्क करते हैं पर आधारित वाक्यों का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करेंगे। I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to discuss about some English sentences which have preposition of, in, at and noun. आइए कक्षा को शुरू करते हैं। Let's start the class. हिंदी अंग्रेजी वाक्यों का संरचना। आइए इन हिंदी वाक्यों पर विचार करते हैं। राम की गायें काली है। इस पुस्तक के नियम सरल हैं। संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। विभक्ति के बाद आने वाले नाउन अंग्रेजी वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट होता है। आइए इस हिंदी वाक्य को देखते हैं हम लोग। की, के, में, की। यदि पहली हिंदी वाक्य में चर्चा करते हैं, राम की गायें काली है, तो यहाँ पर की जो है विभक्ति है और विभक्ति के बाद आने वाला संज्ञा जो है गायें हैं। अगर दूसरे वाक्य पर विचार करें तो यहाँ पर विभक्ति के है और के बाद आने वाला संज्ञा नियम है। यदि तीसरे वाक्य पर विचार करें तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा विभक्ति है और यही सबसे लास्ट विभक्ति है। इस लास्ट या अंतिम विभक्ति के बाद जो संज्ञा आ रहा है वह है कीमत। अर्थात विभक्ति के बाद आने वाला संज्ञा ही जब इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उस अंग्रेजी वाक्य में ये नाउन सब्जेक्ट का वर्क करता है। तो आइए थोड़ा सा कक्षा को आगे लेके चलते हैं। हिंदी की विभक्तियों के बदले अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो विभक्ति के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट का वर्क करता है। तो सब्जेक्ट की पहचान हो गई। अब हिंदी की विभक्तियों के बदले अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अर्थात ये जो विभक्ति जो है की, के, में, की, तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा विभक्ति के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे का, की, के विभक्ति के लिए ऑफ का उपयोग करते हैं, में के लिए इन का उपयोग करते हैं और पर के लिए इन या एट का उपयोग करते हैं। जो दोनों में उपयुक्त हो उसी का उपयोग कर देते हैं। से के लिए फ्रॉम, बाय और विद का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जब इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो शब्द की पहचान हो गई, विभक्ति के बाद आने वाला नाउन। या इस प्रकार के हिंदी वाक्य जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं तो उसकी संरचना देखिए इस प्रकार से हो जाता है। नाउन अर्थात विभक्ति के बाद आने वाला नाउन, फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं, माने विभक्ति जो उपयोग हुआ है। यदि का, की, के है तो उसके लिए ऑफ लगा देंगे। अगर में का उपयोग हुआ है तो उसके लिए इन लगा देंगे। अगर पर का उपयोग हुआ है तो उसके लिए इन या एट का उपयोग करेंगे। या से का उपयोग हुआ है तो फ्रॉम, बाय और विद का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा और उसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जब अंग्रेजी में बदल जाएंगे या अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएंगे तो उसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी। वर्ब में यहाँ पर हम लोग जनरली इज या आर का ही उपयोग करते हैं।
तो आइए इस सेंटेंस को राम की गायें काली है का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। तो यहाँ पर गाय मतलब द काउज, ये फिर की के लिए ऑफ हो जाएगा तो द काउज ऑफ, फिर यहाँ राम हो जाएगा द काउज ऑफ राम, फिर यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आई के लिए आर हो जाएगा तो द काउज ऑफ राम आर, फिर यहाँ पर अदर वर्ड है काली तो फिर ब्लैक हो जाएगा तो द काउज ऑफ राम आर ब्लैक। तो देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद इस तरह से हो जाएगा द काउज ऑफ राम आर ब्लैक। सिमिलरली हम लोग इस वाक्य को भी अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं कि इस पुस्तक के नियम सरल हैं। तो यहाँ पर नियम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा मतलब द रूल्स, फिर इस के लिए ऑफ लिखेंगे द रूल्स ऑफ दिस बुक आर, फिर यहाँ पर सरल के लिए इजी या सिंपल लिख देंगे। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी और सिंपल। लेट्स सी द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। अब हम लोग ये तीसरे सेंटेंस पर विचार करते हैं और इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ सबसे अंतिम विभक्ति जो है की है और की के बाद जो वर्ड आ रहा है कीमत, या जो ये वर्ड जो है संज्ञा में है तो ये हमारा अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे द प्राइस, फिर इसके लिए लिख देंगे ऑफ और फिर यहाँ से लिखेंगे खाने पीने की वस्तुओं तो द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, फिर इसके लिए लिखेंगे इन ऑल कंट्रीज और फिर इसके लिए लिख देंगे ऑफ और इस संसार के लिए लिखेंगे द वर्ल्ड। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी इन दिस वे the price of food articles in all countries of the world is increasing। इस तरह से ऐसे हिंदी वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में आसानी से अनुवाद कर देंगे या बदल देंगे। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। हिंदी वाक्य में विभक्ति के बाद आने वाला नाउन ही सब्जेक्ट कवर करेगा और विभक्ति के लिए हम लोग का की के जैसा विभक्ति है तो उसके लिए हम लोग ऑफ लिखेंगे, अगर में है तो हम लोग इन लिखेंगे, अगर पर है तो इन और एट, दोनों में से जो भी उपयुक्त हो उसको लिखेंगे, अगर से है तो हम लोग फ्रॉम, बाय और विथ लिखेंगे, तीनों में से जो भी उपयुक्त है उसको लिखेंगे। अब यदि हम लोग इस तरह के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस को यदि हम हिंदी में बदलते हैं या हिंदी में अनुवाद करते हैं तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी अनुवाद के लिए हम लोग सबसे अंत में आने वाले प्रीपोजिशन के बाद का नाउन हिंदी वाक्य का कर्ता होता है। तो सबसे अंत मतलब यही है, एक ही प्रीपोजिशन है, यही अंत हो गया। तो ये जो होगा राम जो है हिंदी वाक्य का कर्ता हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे राम और फिर ऑफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं का की के। तो राम का, राम की, राम के, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा की, राम की, फिर यहाँ लिखेंगे गाय और फिर लिखेंगे काली और फिर लिख देंगे है। तो इस तरह से आपका जो हिंदी वाक्य जो है इसका हो जाएगा राम की गाय काली है। ठीक उसी तरह से द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। तो इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर एक ही प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आ रहा है द बुक, ये द बुक जो है जब हम इस अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो यही दिस बुक जो है आपका हिंदी वाक्य का कर्ता हो जाएगा या सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस बुक मतलब इस पुस्तक है ना, और उसके बाद ऑफ, तो ऑफ के लिए हम लोग का की के लिखेंगे। तो इस पुस्तक के और फिर
यहाँ पर लिखेंगे रूल्स मतलब नियम, इस पुस्तक के नियम, फिर सरल है। तो इस तरह से ये अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अंतिम वाक्य यहाँ पर देखते हैं, द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो प्रीपोजिशन है ऑफ है, और यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड है। तो यही आपका हिंदी वाक्य का कर्ता हो जाएगा या सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा संसार, फिर यहाँ पर के हो जाएगा, फिर ऑल द कंट्रीज मतलब संसार के सभी, और फिर इन के लिए हम लोग में लिख देंगे, संसार के सभी देशों में। ये लिखेंगे फूड आर्टिकल्स माने खाने पीने की वस्तुओं, और फिर ऑफ के लिए लिखेंगे का, खाने पीने की वस्तुओं का, और द प्राइस के लिए हम लोग लिखेंगे कीमत। तो खाने पीने की वस्तुओं का कीमत, और फिर लिखेंगे इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा, और इज के लिए लिख देंगे है। तो इस तरह से इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को हम लोग आसानी से हिंदी में बदल देंगे। एक बार फिर से, द वर्ल्ड ऑफ है तो यहाँ पर लिखेंगे इस संसार के सभी देशों में, इनके लिए में लिख देंगे फूड आर्टिकल्स माने खाने पीने की वस्तुओं का कीमत क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो इन दिस वे वी ट्रांसलेट दिस इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो इस रूल का उपयोग करते हुए या मदद लेते हुए हम लोग इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में बदल देंगे, और इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल देंगे। हम ऐसा आशा अपेक्षा करते हैं कि ये डिटेल्स जो है वैसे श्रोताओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जो हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के वाक्यों के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में रुचि रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इस व्याख्यान के या इस डिटेल्स के अंतिम तक बने रहे। यह वीडियो लगभग 12-13 मिनट का हो गया। So I hope that these details will be helpful to all audience who are interested in Hindi English translation. So once again I thanks to all of you. Thank you very much.